अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस केमिस्ट्री, क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन। एसिड बेस केमिस्ट्री में आपको मैंने बता दिया था जो जो फॉर्मेटिव है। ठीक है, पहले 4 चैप्टर्स में जो जो फॉर्मेटिव था वो मैंने आपको बता दिया था। तो इसका भी पहले जो टॉपिक्स हैं 4.3 तक वो सब फॉर्मेटिव है। 4.4 से हमने स्टार्ट करना है। 4.4 सेल्फ असेसमेंट आपको कराने से पहले, सेल्फ असेसमेंट 4.3 जो है वो आपको कराने से पहले आपको जो मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो है पीएच टिट्रेशन कर्व का। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पता है आपको क्या, कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी बात होती है। जब बंदे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, फिर उसको दुनिया का चाहे कोई भी सवाल दे दिया जाए वो उससे हल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं ताकि आपका ज़्यादातर टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो पहले आ जाता है हमारे पास कि पीएच टिट्रेशन कर्व में उसने दो टर्म्स इस्तेमाल की हुई है, ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालकर, किसके अंदर डालते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब जिस तरह हमने पानी इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर वो पानी है जिसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है। तो अगर हमने इसके अंदर मिक्स करना है, पानी के अंदर अगर उसको मिक्स करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्यूरिट यूज करेंगे। और उसके अंदर से कतरा कतरा करके हम किसके अंदर डालेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर दरअसल यूज हो रहा है एसिड बेस। पहले हम लोग एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं और बेस को ब्यूरेट में रखते हैं और मिक्स करते हैं। और फिर हम एसिड को उलट कर देते हैं, यानी एसिड को हम ब्यूरेट में डाल देते हैं और बेस को कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। तो ये चलता रहेगा। अभी मैं आपको सही तरह से समझाता हूँ, इसको आपने सही से समझना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक हो गया। तो पहला हमारे पास इसमें क्या बात है, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात है। इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट के जिस पे एसिड और बेस की अमाउंट जो होती है वो इक्वल हो जाती है, यानी मोल्स इक्वल हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर हमने आधा आधा बाउल लिया था कॉनिकल फ्लास्क का, अगर हमने इतना आधा बाउल लिया कॉनिकल फ्लास्क का, तो इतना ही आधा और ऐड होगा, इतना ही आधा और ऐड होगा, यानी ये आधा एसिड है, ये आधा बेस है, इतना ही आधा और ऐड होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके मोल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। मोल्स ऑफ अल्कली इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एसिड। अल्कली हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। इधर उसने एक और वर्ड भी यूज किया होगा, वो क्या होगा, एनालाइट का। एनालाइट का वर्ड यूज किया होगा उसने। एनालाइट का मतलब क्या होता है, एनालाइट का मतलब वही होता है कि जिसको हमने बेस लेना है। ठीक है, वो क्या हमारे पास उसको बोल दिया उसने, एनालाइट का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया, अल्कली का भी इस्तेमाल कर दिया और बेस का भी। तीनों वर्ड किसके लिए हैं, बेस के लिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली पीएच टिट्रेशन कर्व। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली से क्या मुराद है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है जो ज्यादा जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ज्यादा जल्दी रिएक्ट करके वाटर के अंदर एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो है, वो बेस है जो जल्दी जल्दी जो है पानी के अंदर बेस प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी वह स्ट्रॉन्ग बेस होती है। उनकी पीएच जो होती है 13 से 14 होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जिनकी पीएच 1 से 2 होती है या 1 से 0 होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब समझना ये है कि इस कर्व को हमने करना क्या होता है। असल में ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस पॉइंट की जहां पर हमारे पास मोल्स दोनों के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है खाली। ठीक हो गया। तो पहले आपको मैं इसका बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या लिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl, जिसकी पीएच होती है 1 से लेकर 2 तक। सबसे पहले हमने पीएच लिख ली, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 तक हमने पीएच लिख लिया। आपको पता है हाईएस्ट पीएच होती है 14 तक। और हमने वॉल्यूम लिख लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग 10, 20, 30 इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिख लिया, जो कि मिड में बनता था। समझे, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 0 था। ठीक हो गया। और स्ट्रॉन्ग अल्कली, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमने क्या लिया है, NaOH। ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इसकी पीएच होती है 13 से लेकर 14 तक। तो हम लोग इसका पहला डिजिट लेते हैं। इसका पहला डिजिट अगर हम ले तो ये यहाँ पर बन जाता है 1। तो 1 पे हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन लगा दी ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और इसका पहला डिजिट लिया हमने क्या, 13। 13 हमने ले लिया।
और वहां पर एक डॉटेड लाइन लगा दी। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। उसके बाद हमें उसने वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपली 25 सेंटीमीटर क्यूब लिखा और इसके ऊपर हमने एक लाइन ले गए और ये लाइन हमने कहाँ तक लेके जानी है, ये लाइन वहां तक लेके जानी होती है जहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट बनता है। फिलहाल तो हमने 7 के ऊपर लगाया, क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। जब दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, मोल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो कहाँ पर बनेगा, पीएच उसकी 7 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसका मैं अभी डीप करके समझाता हूँ आपके लिए। पहले आपने 3 लाइंस लगा लेनी है। पहली लाइन कहाँ पर लगानी होती है, जहां पर जितनी पीएच का आपने सोल्यूशन लिया है, यदि 1 से 2 का लिया है तो 1 के ऊपर लगाएं, और पीएच अगर 13 से 14 का लिया है तो 13 के ऊपर लाइन लगाएं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मकसद क्या है, हमने ब्यूरेट में इसका मकसद क्या था, ब्यूरेट में हमने क्या लिया है और कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है। जब हम कॉनिकल फ्लास्क, अभी हमने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है। वो हमें किस तरह पता लगा, क्योंकि पहले हमने एसिड लिया हुआ है, उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता बेस ऐड करते जा रहे हैं, फिर वो बेसिक होता जा रहा है। इस तरह हमें पता लगा। पहले हमने एसिड लिया हुआ था, उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास कर्व जो होती है आ रही है, ऊपर जाती जा रही है। ठीक हो गया। तो जब हम कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लेते हैं, तब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, नीचे से। एसिड लेंगे, जाहिर सी बात है पीएच उसकी 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, तो जाहिर सी बात है ग्राफ नीचे से शुरू होगा। और जब हम बेस ऐड करते जाएंगे तो वो हमारे पास बेसिक होता चला जाएगा। ठीक बोला मैंने। उसके बाद अगर हम उसके बाद अगर हम लोग ले लें, बेस को पहले ले लें, अगर हम NaOH को पहले ले लेंगे, इसका मतलब बेस की पीएच क्या होती है, 13 से 14। तो वहां से शुरू होगा सॉल्यूशन, और कहाँ पर, यानी यहाँ से ग्राफ आएगा, ग्राफ यहाँ से आकर सीधा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक हो गया, ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली हमने एसिड ले लिए किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया, तो सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता। अब ये वाला पॉइंट क्या, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब असल में ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पर सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंस पॉइंट बन जाएगा, जो बात हमने ऊपर की थी। बस इतनी सी बात बताने के लिए हमारे पास एक ग्राफ होता है कि ये इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर बंधेगा, कहाँ पर जो होगी उसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, कहाँ पर पीएच उसकी 7 होगी, कहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उनकी इक्वल हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताने के लिए हमें खाली एक ये ग्राफ छोटा सा। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आप लोग HCl को ले लें, कहाँ पर, ब्यूरेट में ले लें, और NaOH को ले लें कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर से क्या डालना है, आपने एसिड डालना है। इसका मतलब हमारे पास पीएच की कर्व कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, और ये करते 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 यहाँ पर आएगी, और बिल्कुल ऐसे ही आपके पास कर्व बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अगर हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में बेस ले लें, तब हमारे पास क्या बनेगा। अगर बेस लेंगे तो सोल्यूशन ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एक कर्व सही नहीं बन रही थी, अब सही बन गई है। ये देखें, इस तरह की कर्व बनेगी। ठीक हो गया, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉनिकल फ्लास्क में हमने बेस लिया तो ये कर्व बनेगी, अगर हमने कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लिया तो ये कर्व बनेगी। ठीक हो गया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगली इसमें क्या आ जाती है, हमारे पास पार्ट 20 का क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली। अब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग वही है, वीक अल्कली बेस जो है वो वीक हो गई है। इसका मतलब वीक बेस की पीएच भी कम हो जाएगी, तो वीक बेस की पीएच हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी NH3। हमने लिया है जो वीक बेस होता है, उसकी पीएच क्या है हमारे पास, 11 से 12 तक होती है। ठीक है, उसकी पीएच क्या है हमारे पास, 11 से 12 तक। ठीक है, क्योंकि ये वीक है तो इसकी पीएच जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमने 11 से 12 तक ले लिए NH3 को। स्ट्रॉन्ग एसिड वही है हमारे पास, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 से 2 तक इसकी पीएच है। ठीक हो गया, तो इसमें कोई घबराने वाली नई बात नहीं। सिंपली क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 11 पर जाकर उसकी कर्व जो होगी वो सीधी हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने शुरू करना है, बिल्कुल वैसी डायग्राम बनानी है, 7 से लाइन लेके जानी है। लेकिन इसमें एक चेंज आता है, वो चेंज हम आपको बताते हैं। वो चेंज क्या है, यहाँ से कर्व स्टार्ट होनी है, सीधा यहाँ पर जाएगी। ठीक हो गया, और यहाँ से ये इस तरह हो जाएगी। ठीक हो गया, अब आपने और ये करना है कि ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर कर्व थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये कहाँ पर बन रहा है, 5.5 पे। अब ये जो पॉइंट है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है।
ये किसी हमारे पास फार्मूला नहीं होता इसको डिटरमाइन करने का, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो हमने इसको जुबानी याद रखना होता है। इसकी पीएच जो होती है वो क्या बनेगी 5.5, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगी तो इसका जो रीजन होगा वो किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़ाहिर सी बात है अब ये वाली जगह तेज है, ठीक है, और हमने ले लिए वीक एसिड ले लिए। अगर हमने वीक एसिड लिया होता तो सोल्यूशन कहाँ चला जाता, ऊपर। वीक एसिड का क्या मतलब है कि बेस हम डालेंगे तो वो जल्दी जल्दी ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब वो 7 से ऊपर हो जाता। लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, यानी वीक बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, यानी हम उसके अंदर बेस डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो किसकी रेंज में आ जाएगा, एसिड की रेंज में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली अगर हम लोग इसको एसिड को ले लेते, ब्यूरेट में ले लेते, तो सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता यहाँ से। यानी हमने बेस कॉनिकल फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज़ लेते हैं वहीं से ग्राफ शुरू होता है। कॉनिकल फ्लास्क में हम ले लेते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा हमारे पास इस पॉइंट से गुजर कर और यूं बन जाता है। ठीक हो गया, ये बहुत ही सिंपल सी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली। वीक एसिड का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि वीक एसिड अगर लेंगे इसका मतलब हम बेस ऐड करेंगे तो जल्दी से बेस वाली साइड पे आ जाएगा। यही बात है, जल्दी से बेस वाली साइड पे आकर इसका इक्वलेंस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, बेस में। ठीक हो गया, इसका पॉइंट कहाँ स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, और वीक लिया हुआ है। वीक का मतलब क्या है, इसकी पीएच 2 से 4 तक है, यानी 3 से 4 या 2 से 4 इतनी होगी क्योंकि वीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, हमने 3 पे इसकी एक लाइन लगा ली और उसी तरह 7 पे एक लाइन लगाई है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमने इसको 13 के ऊपर लाइन लगाई। 13 से 14 होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक हो गया, तो ये कॉनिकल फ्लास्क में है तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर कर्व देगा। ठीक हो गया, और ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बना दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह इसकी डायग्राम बन जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ समझना। इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 9.9 पे आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये बेसिक था। ये याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेस के रीजन में आ जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड के रीजन में आ जाएगा, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दरमियान में आ जाएगा। ठीक हो गया, बस इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है इतनी मुश्किल। उसके बाद पार्ट डी, ये आ गया लास्ट पार्ट नंबर डी। इसमें क्या है, वीक एसिड वीक बेस। अब जब दोनों ही चीजें वीक हैं इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, दरमियान में आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने कहाँ से शुरू करना है। ये हमने वीक एसिड और वीक बेस है। वीक एसिड की क्या होती है, पीएच 3 से 4 होती है, और वीक बेस क्या होती है, 11 से 12 होती है। तो हमने 11 पे पॉइंट ले लिया एक, और एक पॉइंट ले लिया 3 पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से कर्व स्टार्ट हो जाएगी। ये समझने वाली बात इसमें यही है कि पीएच स्टार्ट कहाँ से करनी है और एंड कहाँ पर करनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 पर पॉइंट अगर लिया हमने तो ये कुछ यूं स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, और यूं होती हुई बिल्कुल इस तरह ग्राफ बन जाएगा आपका, ये इस तरह। बस इतनी इजी सी डायग्राम से, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, और इनमें एक पॉइंट हमारे पास होता है, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ से ये एकदम मुड़ता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारे पास चारों डायग्राम्स थी जो आपको समझने की जरूरत थी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। ठीक, इसमें अगर हम बात करें हमने क्या चीज़ ब्यूरेट में ली है, क्या चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में ली है, तो हमने CH3COOH जो हमारे पास एक वीक एसिड होता है वो हमने लिया है इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में हमने क्या लिया है, वो लिया है वीक बेस जो होती है NH3। अब अगर हम बात करें, अगर हम इसको ले लेते ब्यूरेट में ले लेते तब क्या बनता, तब कुछ यूं बनता, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हुए यूं हो जाता है। ठीक है, इजी सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो चलते हैं अब अपनी सेल्फ असेसमेंट की तरफ। ये आ गई सेल्फ असेसमेंट हमारे पास 4.3 जो हमारे पास इंक्लूडेड थी। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 4.3 जो हमारे पास इंक्लूडेड एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है हमारे पास, वो कहता है इन आर टाइट्रेशन इट इज फाउंड दैट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज न्यूट्रलाइज्ड। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन डाटा। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है जी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है जी, 0.1 मोलर, उसी का हमारे पास क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन। क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी बता रहा है। वो हमारे पास क्या है, M1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक हो गया जी। उसके बाद इज न्यूट्रलाइज्ड विद 19 अब उसने हमें दूसरा वॉल्यूम दे दिया, वो क्या है, V2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर क्यूब और ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। अब उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं बताएगी। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन। सिंपली कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और इक्वेशन दे दी है उसने। इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि कितने मोल्स हैं इसके, एक ही मोल है। N1 इज इक्वल टू 1। इसका कितना मोल है, इसका भी एक ही मोल है। N2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये पूरा डाटा हमने नोट कर लिया। अब सिंपली हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास M2 रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। बहुत ही इजी सी सेल्फ असेसमेंट है दोनों इसकी। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है, एज वी नो दैट, ये ऊपर लिखकर आपने लिखना है M1 V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल्स टू M2 V2 डिवाइड बाई N2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमने निकालना है M2 निकालना है। तो M2 को हम इस सेट ले लेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। M1 V1 N2 डिवाइडेड बाई N1 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा V2। ठीक हो गया। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। M1 क्या है 0.1, V1 क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर लास्ट में कन्वर्ट करना हो तब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते ताकि कोई मुश्किल हो ही ना। इसको अगर हम कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.025। ठीक हो गया। और इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.019 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 0.025 डेसीमीटर क्यूब में। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, N2 हमारे पास 1 था, डिवाइड किससे हो गया, N1 1 था। और हमारे पास वॉल्यूम नंबर 2 क्या है, 0.019। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाती है 0.132। मोलैरिटी नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.132 मोलर। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसका बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग इसके ऊपर गौर करें तो लिखा हुआ है ड्रॉ द पीएच टाइट्रेशन कर्व व्हेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl फ्रॉम ब्यूरेट। अब और ये करना है कि एसिड किस में है, ब्यूरेट में। किस में है, ब्यूरेट में। ठीक हो गया। एक बात समझ में आ गई, इज एडेड टू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क। इसका मतलब बेस अमोनिया है। ठीक है, बेस क्या है, अमोनिया है, और वो किसके अंदर है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। यानी नीचे बेस पड़ी हुई है, उसके अंदर हमने क्या डालना है, एसिड डालना है। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा, बेस क्या है, वीक है, NH3 क्या है, वीक है। इसकी पीएच क्या होती है, 11 से लेकर 12 तक। मैं आपको पिछले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 से 12 तक उसकी पीएच होती है। ठीक है, और जो HCl होता है उसकी पीएच क्या होती है, 1 से 2 तक। इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ यहाँ पर एक केस, वो क्या केस था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला। लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या लिया हुआ था, एसिड को कोनिकल फ्लास्क में लिया था। अब उसने ले लिया बेस को कोनिकल फ्लास्क में। तो बेस जब कोनिकल फ्लास्क में ले लिया था तब हमने क्या बोला था कि कर्व कहाँ से शुरू हो जाएगी, ऊपर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ पर आएगी, सीधा 5.5 पर आकर कर्व हो जाएगी। तो ये इसके डायग्राम बनेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आपने इसको बस थोड़ा स्ट्रेट कर लेना, मैं आपको पता है रफ रफ ना रहा इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये किस रीजन में आ जाएगा, एसिडिक रीजन में आ जाएगी। ये पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एसिडिक रीजन में। और एक और बात आपको बतानी थी कि न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है असल में, न्यूट्रलाइजेशन तब होती है जब एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाए, वाटर बनाए, H2O बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ तक थी हमारा आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें ताकि पता लगे कि बच्चों को समझ में आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।